तो नमस्कार प्यारे साथियों कि भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी का स्वागत है, वेलकम है एक प्यारी सी क्लास के अंदर। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हम लोग टेंस की प्रैक्टिस की 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें आप ये मान के चलिए कि जो भी एक दो टेंस का छोटा मोटा चीज़ें रह गई होंगी वो मैं आपको बता दूंगा और फिर आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आराम से कर पाएंगे। बाकी सीजीएल मेंस की जो फाइनल आंसर की है वो भी आप लोगों की आउट कर दी गई है और फाइनल मार्क्स भी आप लोगों के अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिली हैं वो गलत देखने को मिली हैं उसके अंदर। जैसे अगर आप देखें तो 2023 में तो उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने में एरर नहीं किया गया था जितना कि 2024 के मेंस के पेपर में किया गया। तो ये चीज़ें गलत हैं अपने आप में, पर इन पर जैसे भी एक्शंस होगा टीचर्स लेंगे। तो आप लोग सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते रहिए, सभी टीचर्स भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी चीज़ों के साथ साथ जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे प्यारे साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहें, उससे कोई समझौता ना करें। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बढ़िया तरीके से। पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छी तरीके से इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर आर्सनल एग्जिस्टिंग देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कन्फ्लिग्रेशन। अब ये हेड कांस्टेबल का जो है आपका पेपर का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसको करने के लिए ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक सी बात जानते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखो, ये जो एज लॉन्ग एज होता है या एज सून एज होता है, ये दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं और दोनों के दोनों टाइम कंजंक्शन होते हैं। अब अगर ये टाइम कंजंक्शन है तो मेरे प्यारे साथी, यहां द न्यूक्लियर आर्सेनल जो दे रखा है ये सब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग है तो वर्ब, लेकिन ये गलत लगा रखी है। कैसे गलत लगा रखी है भाई? मुझे यहाँ पे जो ये एग्जिस्टिंग वर्ड चाहिए ये वर्ब के रूप में ही चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज आप जानते हो, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाना होता है तो आप वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करोगे। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी कि साथ ही साथ आपको वहां पे बी की फॉर्म भी यूज करनी पड़ेगी। यानी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में बी की फॉर्म भी लगानी पड़ती है, तब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। ऐसे डायरेक्ट अगर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा दोगे तो वहां कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंस नहीं आएगी मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे बस यही चीज गड़बड़ है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा रखा है जबकि इसकी सही जो स्ट्रक्चर होता है वो तो फॉलो ही नहीं किया गया। तो असल में गलती अगर सिर्फ मार्क करने की बात होती तो हम बहुत आसानी से मार्क कर सकते थे कि यहाँ एग्जिस्टिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, भैया जब ये नहीं आएगा तो आएगा क्या? अब दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियर आर्सनल दे रखा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो मैं एक ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि आप भैया यहाँ पे क्या कर दो, एग्जिस्ट कर दो। और एक ऑप्शन जो मैं आपको बी दे रहा हूं वो मैं कह रहा हूं कि आप इज एग्जिस्टिंग कर दो। तो आप जरा मुझे देखकर बताइए कि आप दोनों में से कौन सा आंसर लगाएंगे, दोनों में से कौन सा आंसर लगाएंगे। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो आप फॉलो दोनों कर सकते हो कि भाई जब तक न्यूक्लियर आर्सेनल रहेंगे तब तक जो है पॉसिबिलिटीज रहेगी, प्रत्येक पॉसिबिलिटी रहेगी न्यूक्लियर कन्फ्लिग्रेशन की। कन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है लाइक युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह से संबंधित। तो दोनों ही वर्ड को आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा जिस चीज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हायर होती हैं उसको दिखाने के लिए आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो, चाहे भले ही वो फ्यूचर का कोई एक्शन हो। मतलब ऐसा एक्शन जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो आप नॉर्मली अगर इसको एग्जिस्टिंग को काट के यहाँ पे एग्जिस्ट कर दोगे तब भी बात ठीक हो जाएगी। अगर इज एग्जिस्टिंग करने की चाह रहे होगे तो सही तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, सही तब भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो सॉरी
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मदद से भी फ्यूचर को दिखाया जा सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, समझ में आ गई बात? तो आप दोनों से ही दिखा सकते हैं। फिलहाल जब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन ठीक करा रहा होगा, दोनों ठीक नहीं कराएगा। समझ में आ गई बात? फिलहाल दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम किस पर ध्यान देंगे? इस वाले पे। तो गलती किस वाले पार्ट में थी? पहले वाले यानी ए पार्ट में आपकी गलती थी। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हेड कांस्टेबल का है, सीआरपीएफ का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है गोविंद नरेट्स द इवेंट दैट लेड अप टू द एक्सीडेंट टू द पुलिस व्हेन दे अराइव्ड। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने टेंस का एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, चेन ऑफ इवेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्शन होती है, यानी पहले ये पहला काम हुआ, फिर दूसरा काम हुआ और फिर उसके बाद तीसरा काम हुआ। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात ये होती है कि इन तीनों ही एक्शन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। इन तीनों के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। तब यहां पे जो एक्शन का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है, यानी एक के बाद एक काम होने वाला। और ऐसे केस में मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ये जो तीनों की तीनों आपकी एक्शन है, पहली एक्शन, दूसरी एक्शन और तीसरी एक्शन, जब आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ऐसे केस में काम एक के बाद एक होंगे और उनके बीच में टाइम गैप जो होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ऐसे केस में आप पहले एक्शन, दूसरे एक्शन या जितने भी एक्शन सेंटेंस में होंगे, आप सभी एक्शन को किस में रखेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आप इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? रखेंगे। अब आप चेक करो, आपको देखने को मिलेगी ये चीज। आप चेक करो, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आप यहां पे देखो, दैट कंजंक्शन है और यहां पे व्हेन कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है दो कंजंक्शन आ रखे हैं, दो क्लाउजेस को ये ऐड कर रहे होंगे। आप इस वाली क्लाउज में नोटिस करो, लेड अप, ये लीड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। तो क्या ये मेरे प्यारे साथी पास्ट टेंस है? जी बिल्कुल है। यहां पर भी अगर आप देखोगे अराइव्ड, तो ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है इससे पहले कोई भी, इसका मतलब ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो क्या आप यहां से आइडिया नहीं ले पा रहे हैं कि भाई दो इवेंट को ऑलरेडी पास्ट में दिखा दिया है और ये अपने आप में ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी एक जो घटनाएं जो तीनों हो रही हैं वो एक के बाद एक हुई हैं। कि भाई गोविंद जो था उसने इवेंट को नरेट किया, कब, क्या, क्यों नरेट किया? क्योंकि जो इवेंट था, जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लीड करने के लिए। तो ये एक एक्शन, फिर दूसरी एक्शन और फिर उसके बाद तीसरी एक्शन जो है वो क्या थी भाई? जो यहाँ पे कि भाई जब पुलिस आई तो उसके सामने किया ना, उसके सामने ही तो ये करेगा नरेट, पुलिस वालों के सामने। तो पुलिस के आने के बाद ऐसा हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे तीनों की तीनों एक्शन को हमें पास्ट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो एक बहुत प्यारी सी गलती कर रखी है कि भैया नरेट्स कर दिया है। अब आप समझो, दो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में है, अब एक एक्शन को आपने प्रेजेंट में कर दिया, तो क्या ये चीज गलत नहीं हो जाएगी? अब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है, आप इसको भी क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिख देंगे तो काम बन जाएगा, यानी नरेटेड कर देंगे। तो सी वाले ऑप्शन में आपका क्या है? राइट आंसर है। सी वाले ऑप्शन में आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक पॉइंट और समझो मेरा। ये तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया जो भाई साहब ग्रामर वाले बच्चे जो अच्छी तरीके से जानते हैं सारी चीज़ों को, वो ये चीज़ें समझते होंगे। अब मैं आपको एक केवल आंसर लगाने के लिए इसका तकनीक बताता हूं। आपको याद होगा मैंने टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर भी पास्ट आपको नजर आ रहा था, यहां पर भी पास्ट आपको नजर आ रहा था। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था कि भाई दो क्लाउजेज में अगर पास्ट दे रखा है और ये व्हेन तो टाइम कंजंक्शन होता है, अगर कोई एक एक्शन पास्ट में हो रखी है तो जाहिर सी बात है बाकी जो बची हुई एक्शन होंगी क्या वो पास्ट में रिलेट नहीं करेंगी? क्या उनका पास्ट से कोई संबंध नहीं होगा? भाई पुलिस कब आई? पास्ट में। तो गोविंद ने उनके सामने इवेंट कब नरेट किया होगा? पास्ट में। उसको उसने एक्सीडेंट
इंसिडेंट को कब लीड किया होगा, पास्ट में, तो सारी बातें पास्ट में होंगी या नहीं। तो बस आप टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे कि भैया जब यहां पास्ट है, यहां पास्ट है, तो यहां भी पास्ट ही होगा। ये चीजें हैं, समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट से बता दिया। ये क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ एक्शन के कॉन्सेप्ट से भी हो सकता था और ये क्वेश्चन आपका टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से भी हो सकता था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर ये क्वेश्चन आप एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आसानी से होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे वंस आई रन इन द सोनोरेन डेजर्ट इन एरिजोना आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट। अब क्वेश्चन जो है ये बढ़िया है, CHSL 2023 में पूछा गया था शिफ्ट 3 में। अब क्वेश्चन को देखो क्या है। अगर आपको पता होगा, मैंने एक बात बताई थी कि भाई ये जो एक्शन होती है या कोई भी इवेंट होता है तो इसकी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? या तो ये इवेंट जो होगा वो रिपीटेड मोड पे होने वाला होगा, रिपीटेड मोड पे होने वाला होगा, या ऐसा इवेंट होगा जो वन टाइम यानी एक बार हुआ उसके बाद खत्म फिर रुक गया। यानी एक होता है रिपीटेड मोड पे होने वाला, जैसे आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, या इस घंटे पे भी हुआ, अगले घंटे पे भी हुआ, उससे अगले घंटे पे भी हुआ। तो एक एक्शन ऐसा होता है जो रिपीटेड मोड पे होने वाला होता है और एक एक्शन ऐसा होता है जो वन टाइम होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि अगर कोई एक्शन रिपीटेड मोड वाला है तो आप उसको पास्ट के टेंस में भी दिखा सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट के टेंस में भी दिखा सकते हैं और फ्यूचर भी अप्लाई होता है नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि रिपीटेड मोड पे होती है तो वो हैबिट में आ जाती है, तो उसको प्रेजेंट से ही दिखाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वन टाइम वाले की। तो मैंने आपसे कहा था वन टाइम वाले जो एक्शन होते हैं इनको दिखाने के लिए केवल पास्ट का टेंस यूज किया जाता है, आप प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से और मुझे बताओ। कह रहा है वंस आई रन इन द सॉर्नरन डेजर्ट इन एरिजोना। तो वो कह रहा है केवल एक बार, उसने ऑलरेडी वंस वर्ड लगा के ये बात बता दिया कि केवल एक बार की बात हो रही है। अगर केवल एक बार की बात हुई है तो मेरे प्यारे साथी ये एक्शन तो वन टाइम हो गया। अगर ये एक्शन वन टाइम हो गया तो यहां पे मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ पास्ट में रखने की छूट है, मैं इसको प्रेजेंट में नहीं रख सकता। अब आप क्वेश्चन देखो, आपको ये से किस में रख के दिया है, प्रेजेंट में रख के दिया है। तो बस यही गलती है मेरे प्यारे साथी, इसमें इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, यानी रन नहीं आएगा, रेन आएगा। ठीक है भाई, रेन आएगा इसकी जगह पे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है दिस होल प्लॉट कम अंडर माय अंकल्स ज्यूरिडिक्शन। ये भी CHSL 2023 का क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ आंसर लगाने की बात करोगे तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आती है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है। अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताओ, दिस होल प्लॉट, तो आपका जो ये प्लॉट वर्ड है यही आपका मेन सब्जेक्ट बनेगा। अब प्लॉट तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है, अगर ये सिंगुलर वर्ड है तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर हो गया आपका, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपको ये वर्ब लगा के दी है ये बेस फॉर्म में लगी हुई है, और बेस फॉर्म में जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ कम नहीं आएगा, कम्स आएगा, तब बात ठीक बनेगी। ठीक है भाई, कम्स आएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है आपकी, थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में आपका आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। सिर्फ केवल आपको यह पता होना चाहिए था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था, अगर आपको याद होगा, बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन कराया था। ये भी CHSL 2023 का है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन वेयर वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। ये CHSL 2023 का है, शिफ्ट 2 का। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर एरर निकालोगे तो बहुत बेसिक सा एरर है, कल भी हमने आपको ये बताया था। अब आप देखो यहां पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में यहां पे देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे आप बताओ अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो वर्ब सिंगुलर लगा रखिए, ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर हैज़ यहाँ पे दे रखा है और बिकमिंग एक और वर्ब लगा रखी है, तो जाहिर सी बात है आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज़ किया है हैज़ को। तो आप ये बात बताओ, अगर हैज़, हैव और हैड ये तीनों अगर आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, पर आपने तो यहाँ पे किस में लगा रखी है, आईएनजी में। तो भाई ये बात तो गलत हो गई। अब चूंकि आप ये देखो कि भाई 40% जो पॉपुलेशन है वो ऐसी जगह पे रह रही है जहां पानी जो है वो लगातार कम हो रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे पहली बात हैज बिकम कर दूं, क्या मैं ये कर दूं, और दूसरा बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या मैं इज बिकमिंग कर दूं, क्या करूं दोनों में से, बताओ, आप बताओ दोनों में से मैं क्या करूं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि भाई 40% से ज़्यादा जो संसार की जनसंख्या है वो ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां पानी जो है वो इंक्रीजिंगली यानी लगातार बढ़ती हुई मात्रा में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, मतलब बहुत तेजी से उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो कॉन्टिन्यूस सेंस ज़्यादा बेहतर रहेगी यहाँ पे। यानी आप अगर ऐसे बोल दोगे ना हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली स्कार्स, तो इसका मतलब होता है कमी हुई है, लेकिन कमी हो रही है लगातार, उसमें वो प्रोसेस रुका नहीं है अभी। ठीक है भाई, तो यहां पे आप इज बिकमिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज केवल सिर्फ आंसर लगाने की बात होती तो मेरे प्यारे साथी बहुत आसानी से आप इस वाले पार्ट में एरर मार्क कर सकते थे। समझ में आ गई बात? तो आपका जो आंसर बनेगा वो कहां बनेगा भाई, ये रहा देखो, ए वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे आई डोंट थिंक द टीचर विल हैव बीन डिस्कस दिस पोएम इन द क्लास। ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आई डोंट थिंक, ये एक क्लाउज दे रखी है, उसके बाद द टीचर के साथ में ये आपको दूसरी क्लाउज दे रखी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से आप ये समझो कि क्वेश्चन दो क्लाउजेज में बटा हुआ है, तो ये वाली क्लाउज प्रेजेंट में दे रखी है और ये वाली आपको फ्यूचर में दे रखी है। तो टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ होता है, प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है, और जो आपका फ्यूचर होता है इसका रिलेशन फ्यूचर के साथ तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ प्रेजेंट के साथ भी होता है। अब देख लो, इसी वाले पॉइंट का यहाँ पे यूज हुआ है, इसी वाले पॉइंट का यहाँ पे यूज हुआ है, तभी तो बताते हैं टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट, हम ऐसे ही थोड़ी ना बताते हैं। अब देखो, इस वाली क्लाउज में आपको क्या लगा के दिया है, प्रेजेंट, इस वाली क्लाउज में आपको क्या लगा के दिया है, फ्यूचर। तो मैंने कहा था रिलेशन मेंटेन है या नहीं है, देखो जरा, तो आप देखोगे इधर फ्यूचर है इधर प्रेजेंट है, तो फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से होता है, बिल्कुल ठीक है, रिलेशन ठीक है, रिलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब बच्चा देखेगा कि अगर रिलेशन ठीक है तो क्या नो एरर लगा दूं, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में गलती है। अब क्या गलती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से जब हमने चीजें चेक की तो हमें कोई गलती देखने को नहीं मिली, लेकिन जब आप इसमें एक्टिव पैसिव चेक करने जाओगे तब आपको गलती देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन में ये वाली क्लाउज तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आई डोंट थिंक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे जब आप देखोगे द टीचर वाली क्लाउज तो इसमें गलती है। द टीचर आपका सब्जेक्ट है, बिल मॉडल वर्ब है, उसके साथ हैव आपने क्या लगा रखा, फ्यूचर टेंस लगा रखा, और फ्यूचर परफेक्ट आप एक तरीके से बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपने गड़बड़ ये कर दी, आपने यहां पे बी प्लस थर्ड फॉर्म बना दिया। क्या आप नहीं जानते कि बी प्लस थर्ड फॉर्म की जो फॉर्मेशन होती है ये 99% केस में पैसिव वॉइस बनती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म बताई थी ना मैंने। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो 99% केस में पैसिव वॉइस बनती है। तो मेरे प्यारे साथी, अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया है कि कहां पर पैसिव वॉइस यूज करते हैं और कहां एक्टिव वॉइस यूज करते हैं? मैंने सिंपल सी बात बताई थी आपको कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वो काम कर पा रहा हो तो उस केस में एक्टिव वॉइस यूज करोगे, और जब वो काम नहीं कर पा रहा हो तो उस केस में आप पैसिव वॉइस यूज करोगे। अब आप एक बात बताओ,
टीचर जो है पोयम को डिस्कस करने का काम किसका है? टीचर का, क्लास के अंदर। तो टीचर ने डिस्कस की होगी ना, तो टीचर ने जब डिस्कस की होगी दैट मीन्स कि टीचर अपने काम को कर पाएगा, और टीचर अपने काम को कर पाएगा तो भैया पैसिव सेंस तो लगा ही नहीं सकते। यहां जबरदस्ती में पैसिव सेंस अप्लाई करके दी गई है, यानी क्वेश्चन में जो गलती है वो ये है कि यहां बीन जबरदस्ती में लगाया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। एग्जामिन मैंने क्या ना, टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट आपने चेक किया, आपको कोई एरर नहीं दिखा। आपने नॉर्मली चीजें चेक की, आपको कोई एरर नहीं दिखा। तो बस एरर जो था वो एक्टिव पैसिव का एरर था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो याद रखना एक्टिव पैसिव ऐसे डायरेक्टली तो पूछे ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी एरर की फॉर्म में भी वो आपसे पूछ लेता है भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सी हैज बीन कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव्ड एट हर हाउस। अब ये क्वेश्चन में आप ना ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहां पे आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन कब? जब आपको टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट की जानकारी होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको टाइम कंजंक्शन वाली क्लाउज पास्ट में दे रखी है तो सीधा सीधा मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक काम ऑलरेडी पास्ट में हुआ, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला काम भी पास्ट में ही हुआ होगा। तो यहां पे आप ये देखो, कह रहा है व्हेन वी अराइव्ड एट हर हाउस, कि जब हम उसके घर पे पहुंचे, वो 1 घंटे से खाना बना रही थी, यानी 1 घंटे से ज्यादा हो गया था उसको खाना बनाते हुए जब हम उसके घर पे पहुंचे थे। तो भाई एक इवेंट ऑलरेडी पास्ट का है, तो दूसरा इवेंट भी तो यहां पास्ट का ही रखोगे। टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट मेंशन कराओ ना, उसको ठीक है बढ़िया तरीके से अप्लाई करो। ठीक है, तो यहां पे टाइम कंजंक्शन के साथ वाली क्लाउज में पास्ट में आपको बात दे रखी है, एक पास्ट का एक्शन आपको दे रखा है कि जब हम उसके घर पे पहुंचे तो वो ऐसा काम कर रही थी उस टाइम पे और इतनी देर हो गई थी उसको। अब देखो, अगर उसने कोई टाइम वगैरह मेंशन ना किया होता तब हम नॉर्मल पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि एक स्पेशल टाइम उसने मेंशन करके दे रखा है तो हमें पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होगा, क्योंकि जब वो 1 घंटे से खाना बना रही थी उस टाइम पे तो डेट मीन्स 1 घंटे में कुछ तो उसने बना लिया होगा और कुछ उसके पहुंचने के बाद भी बना रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, हमें यहां पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होगा। अगर टाइम मेंशन करके नहीं देता तो सिर्फ पास्ट का कॉन्टिन्यूअस यूज करते। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बस बेसिक सी गलती है, यहां एग्जामिनर ने हैज लगा रखा है ना, इस हैज को काटो और इसकी जगह पे हैड अप्लाई कर दो, बात खत्म। यानी पास्ट का कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करना था आपको, ए पार्ट में आपका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, तभी कर सकते थे जब आपको ये जानकारी होती टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट की और आपको पता होता कि व्हेन एक टाइम कंजंक्शन है। आगे चले जी, आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कह रहा है ही वॉज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स वेन समवन नॉक्ड एट द डोर। ये बिल्कुल सेम पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अभी पीछे मैंने वही बात बताई थी, पूरा कॉन्सेप्ट बताया पीछे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया है 2023 के एग्जाम में। क्वेश्चन करो, देखो कह रहा है ही वॉज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, नॉर्मल पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई कर रखा है। आप यहां पे देखो एक टाइम भी मेंशन करके दे दिया है कि 2 घंटे से सो रहा था भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप टाइम इंक्लूड करेंगे तुरंत क्या होगा कि थोड़ा काम हो चुका होगा और कुछ चल रहा होगा उस टाइम पे, तो जो हो जाता है उसको परफेक्ट में रखना पड़ता है ना। तो यहां पे जैसे ही उसने एग्जामिनर ने टाइम मेंशन किया, आप नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर पाएंगे। अब आपको पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां यूज करना होगा। तो बस बेसिक सी यही गलती थी, आपको नॉर्मली यहां पे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है क्योंकि टाइम मेंशन करके दिया हुआ है आपको स्पेशल। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, वॉज स्लीपिंग नहीं करना होगा, हैड बीन स्लीपिंग करना होगा। हैड लिखना होगा फिर बीन लिखना होगा, ये करना पड़ेगा इस वॉज की जगह पे, तब ठीक होगा। तो सी वाले पार्ट में एरर है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा क्या भैया जी यहाँ पे कुछ और नहीं लग रहा, कुछ और अप्लाई नहीं हो रहा। देखो ये तो मेरे दिमाग में जो बात अभी आई वो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, लेकिन ना इस चीज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने आपको 10th चैप्टर पढ़ाते समय बताया था। आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट। आपको याद है 10th चैप्टर में ये मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है
कि दो एक्शन एक साथ जब हों, जैसे एक एक्शन हुआ और बीच में एकदम से आके दूसरा एक्शन हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो एक्शन वन होता है इसको हम लॉन्ग एक्शन बोल देंगे। मतलब किसी को भी वन या टू बोल सकते हो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो ज्यादा लंबे समय के लिए हो रहा है। जो काम ज्यादा लंबे समय के लिए होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। जो काम यानी आप ये मान के चलो जो लॉन्ग एक्शन होती है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। लॉन्ग एक्शन को हम किस में रखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। और जो शॉर्ट एक्शन होता है उसको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। और ऐसा तब यूज किया जाता है जब आप क्या देखें कि एक काम हो रहा था और बीच में आके एकदम से दूसरा काम हो गया। तो वो बोल रहा है ना कि वह 2 घंटे से सो रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, समवन नॉक्ड एट द डोर। तो वो 2 घंटे से सो रहा था। लेकिन अब यहां पे देखो, वैसे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस अप्लाई करते हैं, बट आप नोटिस करो कि यहां पे स्पेशल टाइम आपको ऐड करके दे दिया है। अब हमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम उसने ऐड कर दिया, स्पेशल टाइम उसने ऐड करके दे दिया, ड्यूरेशन उसने ऐड करके दे दी, तो ऐसे केस में हम केवल पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते, हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होगा। तो याद रखना, जब आपको टाइम ऐड करके दे दे, जब आपको टाइम ऐड करके दे दे, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूस ना लगा के पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। ये बातें अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहां पे था, बाकी आप नॉर्मली यहां पे इससे चेक करके भी इसको उड़ा सकते थे। तो आपके दिमाग में था, जो भी चीज पॉइंट क्लिक करती पहले आप उसके थ्रू कर सकते थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको आसानी से कर सकते हो। ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द ATR-72 प्लेन कैच फायर आफ्टर इट क्रैश्ड एट द पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नेपाल। तो इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ एरर मार्क करने की बात होती, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में एरर मार्क करने की बात होती, तो एक प्यारा सा बच्चा जिसे बहुत बेसिक सी बात पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है, वो आसानी से कर सकता था। कैसे भाई, प्लेन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कैच लगा रखी है, तो ये तो प्लूरल वर्ब हो गई। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आप ये बताओ, ये कैच तो यहां नहीं आ सकती। तो सिर्फ आपको पेपर में इतना ही करना था, एरर मार्क करना था, ज्यादा जोर दिमाग में नहीं लेना था और आगे बढ़ना था। तो कैच आपने काटा, आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अपना काम करते हैं। अब हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, आप हमें बताइए क्या आप इसकी जगह पे कैच कर देंगे, ये एस लगा देंगे या ई एस जो भी है, या अगर मैं बात करूं दूसरा ऑप्शन, क्या आप यहां पे जो है कॉट कर देंगे, या तीसरा ऑप्शन जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, या आप यहां पे हेड कॉट करेंगे। तीनों में से क्या लगाना चाहेंगे आप, बताइए। तीनों में से आप इनमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे। देखो, अगर नॉर्मली भी कोई बच्चा देखेगा तो बस वो इतना देखेगा कि यहां आफ्टर कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर आफ्टर कंजंक्शन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है, जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो आग उसने बाद में पकड़ी होगी। क्योंकि आफ्टर कंजंक्शन क्या कहता है, आफ्टर कंजंक्शन कहता है कि आफ्टर के साथ वाला जो काम है वो पहले हुआ है भाई, मतलब मीनिंग बाद का कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो काम होता है वो पहले वाला होता है। यानी सिंपल सी बात है, वो कह रहा है आफ्टर इट क्रैश्ड, मतलब पहले प्लेन क्रैश होगा फिर उसने आग पकड़ी होगी। तो यहां पर यह हुआ कि पहला एक्शन दूसरे एक्शन के बाद हुआ। अब आप ये बताओ, जब प्लेन क्रैश पास्ट में हुआ है, यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो आप मुझे बताओ प्लेन का क्रैश होने का काम कब हुआ, पास्ट में। तो उसने आग कब पकड़ी होगी, पास्ट में। तो भैया प्रेजेंट वाला ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता, क्योंकि जब वो क्रैश पास्ट में हुआ है तो उसने आग भी पास्ट में पकड़ी होगी। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया पास्ट तो ये भी है और पास्ट तो ये भी है, तो दोनों में से कौन सा लगाएं। अब वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगा रखी है, यानी मैंने एक पास्ट का इवेंट ऑलरेडी बता दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही क्रैश हुआ होगा तुरंत आग पकड़ ली होगी, तो उसने बोला आफ्टर। तो आफ्टर कंजंक्शन लगाने का मतलब ही यह है कि पहले प्लेन क्रैश हुआ, उसके थोड़ी देर के बाद जो है प्लेन ने आग पकड़ी। तो मेरे प्यारे साथी, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप हो गया, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप हो गया।
एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, एक एक्शन को पास्ट का इवेंट मानना पड़ेगा और एक काम पास्ट से भी पहले हुआ है। आपको ये बात बताई थी, आपको याद होगा, आपको ये बात मैंने बताई थी कि जब दो काम पास्ट में होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब दो काम पास्ट में होते हैं तो होता ये है, एक काम पास्ट में पहले होता है और एक काम बाद में होता है। तो जो पास्ट में सबसे पहले हुआ होता है उसको पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं और पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो यहां पे ये काम जो है क्रैश होने का, ये पहले हुआ, फिर उसने आग पकड़ी। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो कैच दे रखा है भाई, इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या कर दोगे, इसकी जगह पे हेड कॉट कर दोगे। ठीक है, तो पहले उसने आग पकड़ी होगी, फिर वो क्रैश हो गया होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हेड कॉट करेंगे, यहां पे इसका आंसर क्या करेंगे, हेड कॉट करेंगे, तो वो ज्यादा बेस्ट आंसर होगा इसका। तो इसको हटा दो कैच को और इसकी जगह पे हेड कॉट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर करेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। कह रहा है अ कॉन्टिजेंट ऑफ 5 रेजिमेंट्स एंड मिलिट्री बैंड्स विल बी मार्च इन द आर्मी परेड टू बी हेड इन बेंगलुरु दिस ईयर। ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक सा है, आप आसानी से कर सकते हो। वर्ब चैप्टर में आपको अच्छे से मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं। अ कॉन्टिजेंट की बात कर रहा है तो ये एक रेजिमेंट बोलता है, मतलब उसका रेजिमेंट का जो समूह होता है उसके लिए बोलते हैं, कंपनी टाइप का होता है ये। ठीक है, आर्मी की कंपनी होती है ना, उनका होता है ये। तो आप यहाँ पे देखो 5 रेजिमेंट्स का ये एक कॉन्टिजेंट है और कह रहा है एंड मिलिट्री बैंड्स, तो ये दो चीजें होगी। तो वैसे तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन बिल लगा रखा है तो विल सेल में से कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बिल मॉडल वर्ब है तो इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बी की फॉर्म लगा रखी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि बी की फॉर्म के बाद या तो मेरे प्यारे साथी आप थर्ड फॉर्म लगाओगे या फिर आप लगाओगे आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, लेकिन मैंने फिर वही बात कही कि दोनों में से आप कौन सी वाली फॉर्म लगाएंगे वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। क्योंकि आप बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव सेंस बन जाएगी और बी के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या दिखाना है। अब यहाँ पे हमें अगर हम बात करें तो परेड करने का, जो मार्च करने का काम है वो कौन कर रहे हैं, मिलिट्री इवेंट्स कर रहे हैं, रेजिमेंट्स का जो कॉन्टिजेंट है वो कर रहा है। तो यही तो कर रहे हैं, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो काम को कर पा रहा है। और मैंने कहा था जब सब्जेक्ट काम को कर पाएगा तो वहां पैसिव सेंस तो नहीं बनेगी। तो अगर मैं आपको कल इंप्रूवमेंट में ऑप्शन देता कि मेरे दोस्त बताओ मैं मार्च की जगह पे क्या मार्च्ड कर दूं या मैं यहां पे मार्चिंग कर दूं, तो कई सारे बच्चे क्या करते, मार्च वाले ऑप्शन को चुन लेते। कई सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चुन लेते, बट कई सारे बच्चे इस वाले ऑप्शन को चुन लेते। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा जो कि पैसिव सेंस हो जाएगी। और यहाँ पैसिव सेंस की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअस में बोलना है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में, कि भाई ऐसा हो रहा होगा उस परेड के अंदर जब वो बेंगलुरु में कराई जाएगी तब। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे गड़बड़ किस पार्ट में थी, ये रही गड़बड़। गड़बड़ तो बस बेसिक सी थी, आप बस पकड़ सकते थे आसानी से अगर आपको वर्ब चैप्टर की जानकारी होती तो। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, बढ़िया क्वेश्चन है और ये मैंने अभी पीछे कराया भी था। सीधे मैंने बताया था कि यहाँ जो है पैसिव सेंस नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको नॉर्मल फ्यूचर परफेक्ट बोलना था। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, सॉरी माफी चाहूंगा इसके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से आप करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है he has been selling 5 cartons of juice since he opened his shop in the morning। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चा गलती करेगा। क्यों करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में बच्चा ये देखेगा कि भाई यहां पे सिंस के साथ में आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि मॉर्निंग से जब से शॉप खुली है तब से काम चल रहा है, मतलब मॉर्निंग में जब से शॉप खुली है तब से काम चल रहा है। लेकिन क्या आपको यहां पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहां पे वो बोल रहा है कि उसने 5 कार्टन्स ऑफ जूस जो है, यानी जूस के 5 कार्टन्स जो है वो बेच दिए भाई, काम खत्म। सुबह से उतने इतने काम कर दिए, खत्म कर दिया ये काम। तो ये कंप्लीट काम है। अगर ये कंप्लीट काम है, फ्यूचर में अगर आपका ये मतलब जो प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट हो गया सुबह से जब से शॉप खुली है, तो इसको हमें कंप्लीट में रखना होगा। यानी हम यहाँ पे जो बोलेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बोलेंगे कि भाई इतने वो बेच चुका है, बात खत्म, इतने उसने बेच दिए जब से सुबह से शॉप खुली है उसकी, या इतने बेच चुका रहा है, ऐसे बोलोगे क्या।
तो वो तो गलत हो जाएगी बात यार। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि मतलब जब से दुकान खुली है तब से वो 5 कॉटन्स ऑफ जूस बेच रहा है, तो मतलब 5 ही कॉटन्स थे उसके पास, उन्हीं में से बेच रहा है बार बार नहीं, मतलब वो उतना काम उसने खत्म कर दिया, तो ये कंप्लीट काम है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इतना काम उसने कंप्लीट कर दिया तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बीन सेलिंग की जगह पे केवल सोल्ड यूज करेंगे, हैज सोल्ड बोलेंगे, आपका काम ठीक हो जाएगा, हैज सोल्ड। अब ये बात बच्चों के दिमाग में जल्दी आती नहीं है ये वाली, इसलिए बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह पे ये लगा दो, काम ठीक हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अगर आप ये वाले पॉइंट को देख के समझ जाते कि यहाँ पे काम जो है वो इतना कंप्लीट हो गया भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही काम कर रहा है, ये काम कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना होगा, कॉन्टिन्यूस की सेंस नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं काम कॉन्टिन्यूस का। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 42 रहा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे द चिल्ड्रन इन द असेंबली वर डिस्पर्सिंग एज सून एज दे हर्ड द अनाउंसमेंट। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, आपको एक पॉइंट याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था ये पॉइंट, कि भाई जब भी आप पास्ट के 2 इवेंट की या ज्यादा इवेंट की बात करते हैं और उनके बीच में जब टाइम गैप ना हो, तो ऐसे केस में सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाता है, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही तरफ हम जो मतलब जो भी हमारे एक्शंस होंगे, चाहे 3 एक्शन दे रखे हो चाहे 4 एक्शन दे रखे हो, हम सभी एक्शन को सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये 2 कंजंक्शन होते हैं, एज सून एज और एज लॉन्ग एज, तो ये क्या करते हैं, मतलब टाइम कंजंक्शन होते हैं दोनों के दोनों। तो एज सून एज एक ऐसा कंजंक्शन होता है, ये कहता है जैसे ही, यानी बिल्कुल जल्दी की बात करता है, जल्दी की बिल्कुल, यानी टाइम गैप को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा, ये टाइम गैप को बिल्कुल ही खत्म कर देता है ये 2 एक्शन के बीच में, जैसे ही आप एज सून एज का यूज लगाते हो। ठीक है, तो एज सून एज का यूज आपने किया, देखो यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, यानी एक जो एक्शन है उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में ही बोला, कि जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट जो अनाउंसमेंट थी उसको सुना, बच्चे जो थे वो बिखरने लगे, असेंबली में बच्चे जो थे वो कैसे हो गए, डिस्पर्स हो गए, बिखर गए। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पे आप बर डिस्पर्सिंग लगा रखे हो, क्योंकि ये चीज गलत हो जाएगी, आपको डिस्पर्स्ड करना होगा। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, यहां पे सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाए हैं और एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो यहां पे जो गड़बड़ है वो कहां है भैया, सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में गड़बड़ है, केवल सीक्वेंस ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट था बस। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरियज बट माधव डिड नॉट सी दैम। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर एक्शंस का क्या सीन चल रहा है। अब यहां पे ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, नॉर्मल आप चीजों को चेक करोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको गलती देखने को नजर नहीं आएगी। टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट लगाओगे तब आप समझ जाओगे कि गलती तो है, लेकिन फंस जाओगे फिर, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ होता है रिलेशन और पास्ट का पास्ट के साथ होता है, यही तो मैंने आपको बताया था। बट आप नोटिस करो, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पहली वाली क्लाउज में आपको प्रेजेंट दे रखा है, और बट कंजंक्शन के साथ में ये जो दूसरी क्लाउज दे रखी है इसमें आपको पास्ट दे रखा है। तो प्रेजेंट और पास्ट का तो रिलेशन होता ही नहीं है, प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है और पास्ट का पास्ट के साथ होता है। तो इसका मतलब तो है कि क्वेश्चन में गलती तो है, और एग्जामिनर ने कहा भी है। अब बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैं करूं तो करूं क्या, क्या मैं इस आर को काट के इसकी जगह पे बर कर दूं, या मैं इस डिड को काट के इसकी जगह पे कोई प्रेजेंट कर दूं यानी डज कर दूं, क्या करूं इसकी जगह पे। फंस गए ना दोनों क्वेश्चन के, अब दोनों पॉइंट में, क्योंकि अब अगर आप यहां पे बर कर रहे हो तब भी आप कंफ्यूजन में हो, अगर डिड को डज कर रहे हो तब भी कंफ्यूजन में हो। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन की सेंस समझ में आएगी। ये क्वेश्चन में अगर आपने ये डिड को काट के डज कर दिया तो भाई एक्शन रिपीटेड मोड पे हो जाएगा। आप देखो ना, कह रहा है देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरियज, यानी कैरियज मतलब होता है जो रथ वगैरह होता है उसके लिए। तो कह रहा है कि उस पे ना, उसकी छत पे जो थे वो कुछ मंकीज यानी बंदर बैठे हुए थे, कुछ बंदर बैठे हुए थे, और माधव उनको देखता है।
क्या मतलब देखता है? देखता है मतलब रिपीटेड एक्शन। वो बैठ रहे हैं, वो देखता है, वो बैठ रहे हैं, वो देखता है। ये तो रिपीटेड एक्शन की तरह सेंस करने लगेगा फिर। लेकिन ये रिपीटेड एक्शन नहीं है, ये वन टाइम टाइप का एक्शन है आपका, कि भाई कुछ जो बंदर थे वो उसकी रथ पे बैठे हुए थे, रथ की छत पे, और माधव उनको देख नहीं पाया। तो पास्ट की सेंस है ना यहाँ पे, वन टाइम एक्शन है, बार बार थोड़ी ना बैठेंगे वो वहां पे। ठीक है, तो ये चीज मतलब अपने आप में आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे आप जो है पास्ट का रिलेशन पास्ट के साथ कराएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेंस सबसे ज्यादा इसी चीज की बन रही है। आप इसको प्रेजेंट में लेके जाओगे ना, दोनों ही एक्शन को जब आप प्रेजेंट में कर दोगे तो रिलेशन तो मेंटेन हो जाएगा, बट क्वेश्चन की जो सेंस होगी वो गड़बड़ हो जाएगी, मीनिंग प्रॉपर नहीं बनेगा फिर। लेकिन जब दोनों को पास्ट में कर दोगे तो बहुत अच्छा और एक प्रॉपर मीनिंग बनेगा कि भाई जो थे कैरियज की रथ पे जो थे भाई, वो बहुत सारे मतलब कुछ बंदर बैठे हुए थे जिनको माधव जो था वो देख नहीं पाया। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया बनेगा कि हम आर को काट के क्या कर दें, इसकी जगह पे बर कर दें, यानी जो गड़बड़ इस पार्ट में मार्क करी जाएगी वो कहाँ करी जाएगी, ये रही गड़बड़, ये वाली, यानी बी वाले पार्ट में। लेकिन हाँ याद रखना, मैंने जो कहा कि कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि मैं इस डिड को काट के डज कर देता हूँ। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आया होगा कि मैं इस डिड को काट के डज कर देता हूं। तो जिन बच्चों के माइंड में ये वाली बात आई होगी वो भैया गलत हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना कभी कभी सेंस नाम की भी कोई चीज होती है क्वेश्चन के अंदर की। अब आप इसमें कर तो दोगे, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट वगैरह सब अप्लाई कर दोगे, आपको लगेगा कि आप ठीक कराए क्वेश्चन, लेकिन भाई क्वेश्चन की सेंस तो देख लेते, इसकी नहीं बन रही प्रेजेंट प्रेजेंट का रिलेशन मेंटेन कराने पे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, स्टैनो का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है अ चाइल्ड लर्न द बेसिक ऑफ हिज मदर टंग मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शंस विद द मदर। क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बेसिक सा पॉइंट जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपका हैबिचुअल एक्शंस या आपकी कोई हैबिट है, कोई ऐसी एक्शन जो डेली बेसिस पे हो रही है आपका रूटीन बताने के लिए, या कोई ऐसी चीज जो मतलब रिपीटेड टाइप की जो एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए आती है, या जो आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं उनको बताने के लिए आती है, साइंटिफिक फैक्ट हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए। तो इन सभी को बताने के लिए जो आप यूज करते हैं वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो क्या मेरे प्यारे साथी ये अपने आप में एक फैक्ट वाली बात नहीं है कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी जो बेसिक भाषा जो सीखता है वो अपनी माता जी की मतलब जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके अब उनकी माता जी के साथ उससे सीखता है। तो ये तो एक फैक्ट टाइप की स्टेटमेंट है ना, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगर ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो वो बच्चा कल भी सीखता था, आज भी सीखता है, परसों भी सीखेगा, आने वाले समय में भी सीखेगा। तो यहाँ पे ये जो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है ये चीज गलत हो जाएगी, आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होगा। अब चूंकि अ चाइल्ड तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, यानी इसकी जगह पे मुझे क्या करना होगा, लर्न्स करना होगा। ठीक है भाई, तो ए आपका सी वाला पार्ट में आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 आपका 46। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये सच कहूं तो मुझे मेंस लेवल का क्वेश्चन लगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में रखेगी एसएससी तो बच्चा 100% गड़बड़ करेगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे आई मिस यू व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग। तो कह रहा है मैं तुम्हें मिस करता हूं व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग, जब तुम दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हो। भाई क्या है इसका कोई सेंस बन रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, यहां पर चीजें अगर हम नॉर्मली देखेंगे और हिंदी निकाल के क्वेश्चन को करेंगे तो एकदम बकवास वाली बात हो जाएगी, करना ही नहीं है। तो क्या करें भैया, देखो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो, आपसे मैंने अभी कहा टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट, जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत एक बात समझ में आएगी कि भाई प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ होता है, पास्ट का पास्ट के साथ होता है, और फ्यूचर का प्रेजेंट और आपका फ्यूचर दोनों के साथ हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों एक्शन को प्रेजेंट प्रेजेंट में रख सकता हूं? बताओ जल्दी से, क्या मैं दोनों एक्शन को प्रेजेंट प्रेजेंट में रख सकता हूं? नहीं ना, अभी मैंने आपको देख के बताया, सेंस निकाल के बताई, कितना अजीब आ रहा था। तो दोनों को प्रेजेंट में तो नहीं रख सकता। इसका मतलब तय है, या तो गलती यहां है या गलती यहां है, दोनों में से एक जगह गलती है, लेकिन कहां वो अभी हम कंफर्म करेंगे। देखो अब आप समझो यहां पे, अब प्रेजेंट और प्रेजेंट का रिलेशन तो मेंटेन नहीं करा सकते। अब हम देखते हैं क्या पास्ट और पास्ट का रिलेशन मेंटेन हो सकता है। अब समझो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने यहां पास्ट कर दिया
तो भाई मैं यहाँ पास्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने यहाँ पास्ट कर दिया तो मैं यहाँ पास्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही समय में दो दो पार्ट में एरर, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ फिलहाल एसएससी है तो पॉसिबल हो सकता है, अभी एसएससी है तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर बढ़िया तरीके से चीजें सेट की जाए तो कतई पॉसिबल नहीं है। अगर बढ़िया तरीके से काम किया जाए तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि ना तो आप यहां पे प्रेजेंट और प्रेजेंट का रिलेशन मेंटेन करा सकते हैं, और ना ही आप यहां पे पास्ट और पास्ट का रिलेशन मेंटेन करा सकते हैं। तो हमारे पास एक ही टाइप का रिलेशन बचा हुआ है फ्यूचर के साथ, और वो रिलेशन बहुत आसानी से मेंटेन हो जाएगा। क्या आप मुझे बताओ, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप दो एक्शन को अगर फ्यूचर में रखना चाहते हैं तो टाइम या कंडीशन वाला जो कंजंक्शन होता है उसके साथ वाली क्लाउज में भले ही बात फ्यूचर की ही हो रही हो, लेकिन आप उसको प्रेजेंट की मदद से दिखाएंगे। तो क्या मैं इधर वाली जो फ्यूचर की मेरी एक्शन होगी उसको दिखाने के लिए मैं क्या फ्यूचर के लिए टाइम वाली क्लाउज है तो इसके अंदर मैं क्या प्रेजेंट यूज कर सकता हूं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इधर वाली एक्शन को फ्यूचर में दिखाना है तो बात तो ये भी फ्यूचर की रहेगी। तो आप ये समझो, इधर तो चीजें ठीक हो गई ना अब अपने आप, क्योंकि मैं प्रेजेंट की मदद से दिखा सकता हूं फ्यूचर। तो गलती अब इसी वाले पार्ट में है, आपको इसको मिस को काट के इसकी जगह पे क्या करना होगा, आई विल मिस यू बोलना होगा। आई विल मिस यू, ठीक है, ये करना पड़ेगा इसकी जगह पे, तब आपका ठीक होगा। तो आप नॉर्मली यहां पे चीजें चेक करते तो आपको पता चल जाता, जब आप टेंस का रिलेशन कॉन्सेप्ट जानते होते तो टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आसानी से होता। बस आपको ये देखना था कि यहाँ पे व्हेन लगा रखा है, तो अगर हम फ्यूचर में बात को बोलेंगे भी तब भी हम प्रेजेंट की मदद से दिखाएंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा पॉइंट बताया था मैंने कि कभी भी कंजंक्शन वाली जो क्लाउज होती है, अगर उसमें आपका टाइम कंजंक्शन या कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन दिया हुआ हो, तो उसमें भले ही हम एक्शन या कंडीशन जो भी बताएं वो भले ही फ्यूचर की बात कर रहा हो वो चीज, लेकिन उसको दिखाने के लिए आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, आपको प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, बहुत बढ़िया। तो बस उसी का यूज करके हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया कि भाई इधर तो प्रेजेंट है लेकिन इधर तो फ्यूचर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्लाउज है, तो इसको मिस नहीं बिल मिस करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो, ये भी स्टैनो का क्वेश्चन है। कह रहा है द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स कुड नॉट एक्सेस द लाइब्रेरी बिकॉज दे हैड नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड्स। अब ध्यान से आप समझना, सबसे पहली चीज आप अगर बेसिक चेक करोगे तो आपको पता चलेगा द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, एक्सेस लगा रखी है, नॉट नेगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या एक्सेस नहीं कर सकते, लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज आपका कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, नॉट आपकी निगेटिव एडवर्ब है, येट आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, बीन आपकी मेन आपका एक और हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आगे आपको गिवन मेन वर्ब दे रखी है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। देयर आईडी कार्ड्स यानी उनके आईडी कार्ड्स उनको नहीं दिए गए, तो किसी के द्वारा नहीं दिए जाएंगे भैया उनको आईडी कार्ड्स, तो इस वजह से अगर हम बात करें पैसिव सेंस अप्लाई होगी, तो दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। अब नॉर्मली जब इसको बच्चा चेक करेगा तो उसे लगेगा कि यार क्वेश्चन तो नो एरर है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, देखो अगर आपको क्वेश्चन में एसएससी नो एरर भी मान सकती है, एसएससी क्वेश्चन में एरर भी मान सकती है, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, दोनों तरफ से मामला गड़बड़ी है। क्योंकि एसएससी क्या करती है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको येट और स्टिल में डिफरेंस बताया था या नहीं, बताओ जल्दी से। क्या मैंने आपको येट और स्टिल में डिफरेंस बताया था? नहीं, मैंने बताया था येट जो होता है ये अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए आता है, स्टिल जो होता है ये कॉन्टिन्यूस में कोई एक्शन होती है उसको दिखाने के लिए आता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो इस येट जो होता है ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के साथ आता है, और स्टिल जो होता है ये आपका कॉन्टिन्यूस के टेंस में आता है, कॉन्टिन्यूस के टेंस में आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जानते हैं कि येट आएगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, यहां प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दे रखा है तो येट लगा रखा है, बात तो ठीक है। लेकिन मैंने आपको येट और स्टिल का एक दूसरा कॉम्बिनेशन, एक और चीज बताई थी, वो थी इनकी पोजीशन को लेके। और मैंने एक चीज पहले ही आपको वार्न किया था कि भाई एग्जामिनर कभी कभी इन चीज का एरर मानता है और कभी कभी इन चीज का एरर नहीं मानता। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं नो एरर दे रखा है, इसीलिए आप इसको नो एरर मार्क करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एसएससी उसको वीक एरर में कंसीडर करती है।
अब यहाँ पे येट जो है ना, इसका असल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो येट और स्टिल होते हैं इसके बारे में मैंने क्या बताया था, इनकी पोजीशन से लेके मैंने आपको ये बात बताई थी, ध्यान से मेरी बात समझना। इनकी पोजीशन को लेके मैंने आपको ये बात बताई थी, ये जो येट और स्टिल होते हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई जो येट होगा इसको आप हमेशा जब लगाएंगे ना तो ये मेन वर्ब के बाद लगाएंगे। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? ऐसी मैंने कहा था जो स्टिल होता है ये हमेशा जो आप लगाएंगे इसको मेन वर्ब से पहले लगाएंगे, इसको मेन वर्ब से आप पहले लगाएंगे। सिंपल सी पोजीशन बताई थी और यही इनकी फिक्स पोजीशन होती है। येट को आप मेन वर्ब के बाद लगाओगे और स्टिल को आप मेन वर्ब से पहले लगाओगे, ये इनकी एक्यूरेट पोजीशन होती है। बट यहां पे आप देखो ना, एग्जामिनर ने कायदे में गलती करके दे रखी है। येट को जो लगाया है वो गिवन से पहले लगा दिया, गिवन मेन वर्ब है तो येट को जो लगाना था वो इस गिवन के बाद लगाना था। समझ में आ गई बात? बट लेकिन एग्जामिनर ने पहले, अगर मैं बात करूं, एग्जामिनर ने एरर माना था और इसी वाले पार्ट में माना था भाई, इसी वाले पार्ट में एरर माना था यहां ये। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं भाई, याद रखना एसएससी कभी कभी एरर मानती है और कभी कभी एरर नहीं मानती। इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया बात तो ये है, अगर एरर, अब बस आप समझो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, अब अगर उसके अंदर बीक एरर भी है और क्वेश्चन में और कोई एरर नहीं दे रखा तो क्या हमारा काम नहीं बनता बीक एरर को कंसीडर करने का? तो मेरा मानना है कि इसमें ए ऑप्शन चुना जाना चाहिए था। बट देखो बहुत सारे दिग्गज टीचर्स हैं जिन्होंने इसका नो एरर भी ऑप्शन लगवाया, तो अब मैं ये नहीं कह रहा गलत नहीं है, नो एरर भी आपका ठीक ही है, नो एरर भी ठीक ही है और आपका ए वाला पार्ट भी ठीक है। लेकिन दोनों में से एसएससी किसको आंसर मानेगी वो भाई एसएससी के ऊपर रह जाता है। लेकिन आप ये बात जानते हो, अगर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको बीक एरर को कंसीडर करना पड़ेगा। ये चीज सही वाली बात होती है। लेकिन लोग करते भी है, कभी कभी नहीं भी करते हैं भाई, लोगों का मन है अपना अपना। लेकिन हां, एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में कोई मेजर एरर दे रखा है तब आप उस केस में इस येट की पोजीशन को नहीं चेक करेंगे, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तब आप देख लेना उस मेजर वाले एरर को पहले पकड़ना पहले आप। तो यहां पे फिलहाल मैं बात करूं तो दोनों ही एरर आप यहां पे दोनों ही पार्ट मान सकते हैं, आप नो एरर भी मान सकते हैं और ए वाला ऑप्शन भी मान सकते हैं। फिलहाल इस टाइप का डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन, हालांकि हो सकता है ये बेनिफिट टू ऑल चला गया हो, क्योंकि 2022 में पेपर हुआ था स्टेनो का, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इसको हुए। तो बाकी आगे चलते हैं। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, बेनिफिट टू ऑल जाने की इसलिए बात होती है क्योंकि दोनों ही बातें अपने आप में ठीक हो जाती हैं। बीक एरर में होता है तो हम तभी कंसीडर करते हैं जब सेंटेंस में और कोई एरर ना हो। अब इसमें और कोई एरर है ही नहीं, इसी वजह से इसको कंसीडर करना लाजमी है कायदे में। बाकी ठीक है भाई, जो भी किया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। ये डबल हो गया भाई, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, अभी मैंने पीछे बताया था यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाना होगा नॉर्मल वाला, तो सोल्ड आएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। ये आ जाओ 49, ये क्वेश्चन बढ़िया है, एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लोर आवर ह्यूमन एनवायरमेंट। भाई जो कीटाणु होते हैं वो हमेशा ढूंढ लेंगे अ वे, वे मतलब रास्ता, टू एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करने के लिए, और ह्यूमन एनवायरमेंट यानी जो हमारा एक तरीके से वातावरण है, जो ह्यूमन एनवायरमेंट है उसको खराब करने के लिए जो जर्म्स हैं वो ऑलवेज अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो भाई ये एक प्रकार की ना साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार की क्या है, साइंटिफिक स्टेटमेंट। और अभी मैंने बताया था कोई साइंटिफिक फैक्ट वगैरह हो गया या कोई भी फैक्ट वगैरह बेस बात होती है तो उसको हम ना हमेशा प्रेजेंट के एक तरीके से इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आज भी है, कल भी है, परसों भी है और ऐसा ही रहेगा। यानी जो जर्म्स हैं वो ऑलवेज हमेशा से ऐसा ही करता है और वे करते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे मैंने कहा था जब कोई चीज़ ऐसी हो जो रिपीटेड मोड पे हो रही हो और वो होती रहेगी लगातार, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फैक्ट बेस्ड जो स्टेटमेंट होती हैं उनको दिखाने के लिए आप फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे, आप नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो विल ऑलवेज फाइंड्स ना बोल के हमें केवल बोलना होगा ऑलवेज फाइंड। और जम्स है तो ये प्लूरल दे रखा है तो हम बोल देंगे ऑलवेज फाइंड। तो गड़बड़ किस पार्ट में भाई? सी वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सी नीडेड अ ब्रेक देन बिकॉज सी हैड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग। तो क्वेश्चन में आपको एरर बताना है कि भाई क्वेश्चन में क्या एरर होगा।
पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए शांति से, और आप चेक करके बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे ना एक ब्रेक चाहिए। क्यों ब्रेक चाहिए, क्या उसने किया है ऐसा? तो बिकॉज क्योंकि उसने किया है, सी हैड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग, यानी उसने सुबह से जो है मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। सुबह से, ऑल मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से, मतलब पूरी सुबह से वो जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे एक बात समझना, उसको ब्रेक की जरूरत पास्ट में थी, तो जाहिर सी बात है उसने पास्ट में कोई काम उस टाइम पे वो कर रही होगी। और ऑल मॉर्निंग यानी कि एक टाइम उसने ऐड कर रखा है, इसका मतलब कुछ काम उसने उस टाइम पे कर भी लिया होगा मॉर्निंग में, और जब उसने ब्रेक चाहिए होगा तो उस टाइम पे वो कुछ काम कर चुकी होगी और कुछ काम कर भी रही होगी। तो फिर से वही वाली बात होगी ना, एक काम ऑलरेडी पास्ट में, ब्रेक कब चाहिए था, पास्ट में। ब्रेक कब चाहिए था उसको, पास्ट में चाहिए था। काम कब कर रही होगी वो, पास्ट में कर रही होगी। लेकिन फिर वही बात, जब तक उसे ब्रेक लेने की नौबत आई होगी तब तक कुछ काम तो वो कर चुकी होगी ना। तो जो काम वो कर रखी होगी उसको हमें परफेक्ट में लिखना होगा, और ब्रेक लेने के समय पर जो काम वो कर रही होगी वो आपका कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा, तभी तो उसे ब्रेक चाहिए होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे पास्ट का नॉर्मल परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है, जो कि बात गलत हो जाएगी। तो यहां पे सॉल्व्ड को काट के हमें बीन सॉल्विंग करना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है भाई, तो हैड बीन सॉल्विंग करना पड़ेगा, तब आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम ठीक होगा, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, ये रही आपकी गड़बड़, बी वाले पार्ट में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या कहा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के सर्कमस्टेंसेस देख के आप चीजों को समझ पाते हैं। अब इसके अंदर वैसे कोई चीज थोड़ी ना दे रखी थी कि सिंस फॉर लगा के चीजें दे रखी हो तब हम बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। भाई दो एक्शंस को जब आपको दो क्लाउजेस दे रखी होती है, दैट मीन सिंपल सी बात है कि दो बात हो रही होगी। समय आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसमें किस तरीके की बात हो रही है, और समय से आप पता कर लोगे कि वो एक्शन कब हुआ, और वहां से आपको अंदाजा लगता है कि एक्शन में क्या होने वाला है, किस तरीके की चीजें होंगी, वहां से आप आइडिया लगाते हो। अब मैं यहां पे समझ गया ना कि अगर उसको पास्ट में ब्रेक चाहिए था, उस टाइम पे अगर पास्ट में ब्रेक चाहिए था, दैट मीन्स वो उस टाइम तक पास्ट में काम कर रही थी, और ऑल मॉर्निंग का मतलब होता है इसकी सुबह से कर रही थी। तो यहां पे सुबह से पास्ट में वो काम कर रही थी ना, तो कुछ देर तक काम कर चुकी होगी, और जब उसे ब्रेक चाहिए होगा तो उस टाइम पे कर रही होगी। तो कुछ जो कर चुकी है वो परफेक्ट में आ जाएगा, और जो उस टाइम पे कर रही थी वो कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। अब चूंकि दोनों एक्शन पास्ट की है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा यार। समझ में आ गई बात? एग्जामिनर यहां पे ये भी गड़बड़ करा के दे सकता था, इंप्रूवमेंट में वो हैव बीन सॉल्विंग करके दे देता, तो वो भी गलत हो जाता भाई। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी, और हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आप ये मान के चलिए कि टेंस की जो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बस आप इतनी चीज़ें बढ़िया तरीके से तैयार रखिए, टेंस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत ही चुनिंदा कॉन्सेप्ट टेंस के मैंने ऐसे बता रखे हैं आपको, कि अगर वो आपको पता है तो टेंस का क्वेश्चन आपका गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।